सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड प्रोसेसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो प्लांट ब्रीडिंग के बहुत सारे वेरियस ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर जो अल्टीमेट, जो प्राथमिक, जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का, वो है कि हम उसकी यील्ड को इंक्रीज कर सकें, उसमें से ज़्यादा यील्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये जो कि जिसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि है द अल्टीमेट एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदे में रहें। अब इसी के अंदर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हम अलग अलग चीज़ों पे प्लांट ब्रीडिंग में फोकस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। एक क्रॉप का क्वालिटी जितना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है, अब उतना ही ज़्यादा उसका हमें दाम या उससे जो हमें मनी मिलेगा वो ज़्यादा होगा। अब इम्प्रूव्ड क्वालिटी अर्थात क्या, वो कैरेक्टर्स जो कि क्वालिटी को बहुत ही एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रेन का साइज हो गया, उसका कलर हो गया। उसके बाद जब हम उसको पीसते हैं, जब उसकी मिलिंग करते हैं, तो वो मिलिंग आसानी से मशीनों के द्वारा हो सकती है कि नहीं। बेकिंग क्वालिटी कैसी है, अगर हम गेहूं की बात करें, या फिर अगर चावल की बात करें तो उसकी कुकिंग क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो क्रॉप है, जो हमने उगाई है, उसके दाम पर सीधा सीधा असर डालती है। अगला है बायोटिक स्ट्रेसेस। अब जब हम फसल उगाते हैं तो फसल में एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके कारण से हमें लॉस होता है, जिसके कारण से हमारी जो यील्ड है वो कम हो जाती है, वो है बायोटिक स्ट्रेसेस। यानी ऐसे स्ट्रेसेस जो या तो बीमारियों या कीड़ों के कारण होते हैं। तो ये जो बीमारियों और कीड़ों की जो दिक्कत है फसलों में, जिसके कारण जो हमारी यील्ड है वो कम होती है, उसको अगर प्लांट रेजिस्ट कर पाए, मतलब हम पौधे को ऐसा बनाएं कि वो उस बीमारी या उन कीड़ों से लड़ पाए, तो इस तरह के जब हम एम्फेसिस करते हैं, इस तरह की ब्रीडिंग करते हैं, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, जिससे जो यील्ड है हम उसको बढ़ा सकें। इसी प्रकार एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि जितने भी सारे एक्सटर्नल या क्या कहते हैं, भौतिक कारण होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, सॉल्ट टॉलरेंस हो गया। तो अगर हम एक ऐसे पौधे बना पाएँ जो कि इस तरह की वातावरण, इस तरह के एनवायरनमेंट में भी रहते हुए अच्छी यील्ड दे पाए, तो ये भी एक हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हम एबायोटिक स्ट्रेसेस रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ब्रीड करें। उसके बाद मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब क्या होगा, जो मैच्योरिटी की ड्यूरेशन है, अगर हम उसको आगे पीछे कर पाएँ, यानी मान लीजिए एक फसल जो है वो 6 महीने में क्या कहते हैं मैच्योर होती है, 6 महीने में खाने लायक होती है। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है, ये बहुत लंबा है। लेकिन वहीं पे अगर हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम कर दें ब्रीडिंग कर करके, मान लीजिए 6 महीने से 3 महीने कर दिया, तो अब मैं उसी 6 महीने के अंतराल में सेम ज़मीन पे 2 बार फसल उगा सकता हूँ। तो अब क्या हुआ, एक तरह से देखो तो हमारी जो यील्ड है वो इंक्रीज हुई। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम करके, या कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस में ज़्यादा करके, हम इकोनॉमिकल फ़ायदे या यील्ड को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में जब मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम होता है, तो हम अलग अलग क्रॉप रोटेशंस को भी अलग अलग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल यील्ड को बढ़ाता है।
अगला ऑब्जेक्टिव होता है हमारा एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, जो कि वैसे तो डायरेक्टली यील्ड पे एम्फेसिस नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली यील्ड को अफेक्ट करता है। अब इसका एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि डॉफनेस इन सीरियल। अब क्योंकि हमारी जो सीरियल्स हैं उनकी हाइट जो है वो छोटी रह गई है और वो एकदम यूनिफॉर्मली उगते हैं, तो उनमें लॉजिंग नहीं होता, उनमें फर्टिलाइज़र का रिस्पॉन्स, मतलब मैं फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ तो उसका एकदम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। साथ ही में अगर मैं मैकेनिकल चीज़ों का मैकेनिकली हार्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं मैकेनिकल हार्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इन सारे कैरेक्टर्स के कारण क्या होता है, मेरा जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक क्रॉप उगाने में, वो वाला जो पैसा है वो कम हो जाता है। तो जिसके कारण मैं कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्रॉप उगाने में, लेकिन फ़ायदा मुझे बरा उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, तो ये भी एक इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। तो ये भी एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है फोटो इनसेंसिटिविटी एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी, यानी कि पौधे की उपज पे उसके क्या कहते हैं, सूरज का या गर्मी का कोई असर ना हो। मतलब अब जैसे एक पौधे को एक निर्धारित क्या कहते हैं, गर्मी चाहिए होती है ताकि उसमें बीज जो है वो भर सके, या फिर उसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम से कम ऐसे इतना टाइम चाहिए होता है सूरज के अंदर, सूरज के प्रभाव में, ताकि वो अच्छे से उग सके। तो अगर हम इस तरह के कैरेक्टर्स को इनसेंसिटिवाइज कर देंगे तो हम क्रॉप्स को कहीं भी उगा सकते हैं, जो कि फिर से क्या होगा, क्या कहते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अब वीट के केस में फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी इज ड्यू टू जीन PPD1 एंड PPD2 विच शो पॉलीमेरिक जीन एक्शन। अब इस कारण से क्या होगा, जैसे जो राइस है जो कि मोस्टली वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में कल्टीवेट होती थी, अब वो पंजाब में भी कल्टीवेट होने लगी है। और सिमिलरली पंजाब में जहाँ सिर्फ वीट है, वो वीट अब वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट रीजनों में भी अब कल्टीवेट होने लगा है। तो एक क्रॉप का जो एरिया है वो बढ़ा, यानी यील्ड भी बढ़ी। अगला होता है सिंक्रोनस मैच्योरिटी, यानी कि मान लीजिए जैसे मूंग होता है, मूंग की जो फलियां हैं, अब उसमें एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले कुछ फलियां पकेंगी, उसके कुछ दिन बाद और फलियां पकेंगी, तो ऐसे करके ये, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारी फलियां एक साथ पक रही हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग फलियां अलग अलग समय पर पकती हैं, इसके कारण क्या होता है कि हर बार हमें पिकिंग करनी पड़ती है। मतलब जैसे ही कुछ फलियां पकी पहले उनको छांटो, उसके बाद फिर जब कुछ और फलियां पकेंगी फिर से पूरे के पूरे फील्ड में फिर से पिकिंग करो। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ब्रीडिंग करके क्या करें, ऐसा करें कि सारी की सारी फलियां जो हैं एक ही टाइम पे मेच्योर हो रही हैं, तो हमें सिर्फ एक बार पिकिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारा लेबर कॉस्ट नीचे आएगा। उसके बाद नॉन शैटरिंग कैरेक्टर्स, मूंग में ही क्या कहते हैं, यील्ड लॉस का एक सबसे बड़ा कारण होता है शैटरिंग, यानी जैसे ही फली पकती है वो सूख के खुल जाती है और उसके सारे बीज क्या होते हैं, ज़मीन पे गिर जाते हैं या बिखर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यील्ड में लॉस होता है। तो अगर हम ब्रीडिंग करके नॉन शैटरिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो मूंग में ले आए, तो क्या होगा, हमारा यील्ड लॉस कम होगा। उसके बाद और भी अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी क्या, डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट इज डिजायरेबल इन क्रॉप्स लाइक कॉटन। सो डिटर्मिनेट ग्रोथ, सबसे पहले डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी जब जो पौधा है वो एक डिटरमाइंड, एक मतलब एक लेवल तक ग्रो करता है और उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती। और इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ यानी पौधा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, जैसे जब तक उसका जीवन रहता है वो तब तक बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट ग्रोथ हैबिट है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है। वो डिज़ायरेबल क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक वक्त के बाद पौधा उगना बंद कर देता है और उसके बाद वो अपनी जितनी भी एनर्जी है वो सब फल उगाने में लगाता है।
लेकिन इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ में क्या है, जैसे जैसे पौधा बढ़ रहा है वो ज़िंदगी भर उसकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या ग्रोथ के काम में ही लगी रहेगी। तो इसके कारण क्या है, यील्ड कम होती है। उसके बाद डोरमेंसी। अब डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी वो पीरियड होता है जब तक जो बीज है फसल का, जो कि हमारा फूड भी है, वो है ना एक क्या कहते हैं नींद की अवस्था में होता है। मतलब उस दौरान वो जर्मिनेट नहीं करता, उगता नहीं है, क्योंकि अगर वो उगेगा तो फिर वो खाने लायक नहीं बचेगा। तो डोरमेंसी का पीरियड बढ़ा सकें ताकि हम लंबे से लंबे वक्त तक जो हमारा अनाज है उसको स्टोर करके रख सकें। तो ये भी एक ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अगर बीज जल्दी उगेंगे तो हम उनको पूरे साल भर के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा लॉस होगा यील्ड का। उसके बाद अब हम वेराइटीज़ फॉर न्यू सीज़न। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक फसल होती है वो एक स्पेसिफिक सीज़न में ही उगती है। जैसे भुट्टा जो है वो बारिश के मौसम में ही उगता है, ठीक है ना। तरबूज हो गया, वो आप देखो गर्मियों में ही आते हैं। आम हो गया, वो भी सिर्फ गर्मियों में ही आता है। तो कुछ फसलों का क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रीडिंग के द्वारा इस तरह की वैरायटीज़ बना सकते हैं जिनको साल भर अलग अलग मौसमों में उगाया जा सके। जैसे कि मेज़ में होता है, जो कि एक क्या कहते हैं खरीफ क्रॉप है, पर वो अब रबी और जायद में भी उगाई जाती है। उसके बाद एक और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा कई बार कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जहरीले पदार्थ भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल खेसरी जो होता है, दैट इज़ लथाइरस सटाइवस, उसमें एक न्यूरोटॉक्सिन BOAA होता है जो है पाँव का पैरालिसिस कॉज करता है। या फिर हमारा जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कंज्यूम करने से हमारे लिवर पे और हमारे बॉडी पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम ब्रीडिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्लांट ब्रीड कर सकते हैं जिनमें इन टॉक्सिक सब्सटेंस की जो मात्रा है वो कम हो। उसके बाद अभी तक इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं है, पर आप इस पे विचार कर सकते हैं कि क्या हम सस्टेनेबल वैराइटीज़ जो हैं इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किया जा सकता है। और अगर हम कह रहे हैं सस्टेनेबल वैराइटीज़, तो उससे हमारा तात्पर्य क्या होगा? अभी ये अगर डिफाइंड है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, पर मैंने कभी अभी तक तो कहीं देखा नहीं है इस तरह का कोई टर्म। लेकिन अगर हम कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इन प्लांट ब्रीडिंग स्पेसिफिकली, तो उसका क्या अर्थ आता है? हम प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी कैसे पा सकते हैं? तो विचार कीजिए इस पे। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब हम जानेंगे जो वेरियस एक्टिविटीज़। अब जब हम प्लांट ब्रीडिंग में काम करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम के शुरू होने से लेकर उसके एंड प्रोडक्ट यानी एक वैरायटी के निकलने तक बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। इन सारे स्टेप्स को 5 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। ये 5 पोर्शंस क्या हैं? सबसे पहला होता है क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। अब आप जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल या प्लांट ब्रीडिंग से क्रॉप इम्प्रूवमेंट तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक वेरिएबल, एक ऐसी पॉपुलेशन हो जिसमें एक कैरेक्टर के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आप फॉर्म्स देख रहे हो। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रथम एक्टिविटी होती है किसी भी प्लांट ब्रीडिंग में, वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, वो ये होती है कि आप जेनेटिक वेरिएशन की उत्पत्ति करें। जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किन मेथड से जेनेटिक वेरिएशन अराइज होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं उस पॉपुलेशन में कि इनमें से कौन सा पौधा जो है वो अप्रोप्रिएट है हमारी ज़रूरतों के मुताबिक, और उसको पहचान के हम उसको आइसोलेट करते हैं, जिसको कहेंगे सिलेक्शन। उसके बाद जो थर्ड हमारा पार्ट आता है, थर्ड एक्टिविटी आती है, वो है इवैल्यूएशन। दैट इज़ अब हमने जो सिलेक्ट की हैं
हमने जो पौधों को सिलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, जो हमें लगता है कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अब उनको इवेल्युएट करना बहुत ही साइंटिफिकली, अब उनका निरीक्षण करना वैज्ञानिकली, ताकि हम इसको प्रमाणित कर सके कि हाँ, ये पौधा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अब एक बार एवोल्यूशन हो जाता है और ये प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, ये जीनोटाइप या यह जो वैरायटी है वो वही है जो हम बनाना चाह रहे थे या खोजना चाह रहे थे। अब जब हमें वो मिल जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन यानी उसके बीज बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन है एक तरह के बीजों का, और ये जनरली सीड प्रोडक्शन एजेंसीज द्वारा किया जाता है, और इनको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की धांधली या क्या कहते हैं, धोखेबाजी को रोका जा सके। और सबसे अंतिम चरण जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बीज बना लिया, अब इन बीजों को किसानों तक पहुंचाना, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कमर्शियली भी होता है हमारे देश में और गवर्नमेंट के लेवल पे भी होता है केवीकेस के थ्रू। सो यहाँ पे हमारा वीडियो कंक्लूड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर टीचिंग योरसेल्फ।